नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में बहुत सारे सवाल हैं। आज अप्रैल सीरीज का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन मार्च सीरीज जिस तरीके से लगातार जो है गिरावट के बाद एक अच्छी क्लोजिंग दे करके गया, क्या अप्रैल सीरीज भी वैसी रहेगी? एफआईज की तरफ से मार्च महीने में सितंबर के बाद पहली बार देखा तो नेट बायर बन के आए हैं विदेशी निवेशक। क्या आने वाले दिनों में भी ये खरीदारी जारी रहेगी? आज जिस तरीके से अब पहले कारोबारी सत्र में हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी है, ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल रहा है। आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर बातचीत होगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ट्रंप का टैरिफ जो है 3 तारीख से लागू होगा, भारत में 2 तारीख को फैसला होना है। उसके बाद भारतीय बाज़ारों की दिशा क्या बदलेगी, क्या वहाँ पर लगेगा ब्रेक? इन तमाम सवालों के उत्तर तलाशेंगे आज 1.25 लाख में। साथ ही साथ आपके जो धड़ाधड़ प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है उस पर भी हम उत्तर देंगे। और आज के विशेष मेहमान के तौर पर हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे विशेश मेहमान अरुण मंत्री जी का, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार विपुल जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। और आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन है सर। हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले काफ़ी तेज बिकवाली एकदम से बाजार के अंदर देखने को मिली। 23,483 का लो लगाया निफ्टी ने, अभी 23,528। आज हालांकि 23,650 के आसपास तक हम जाते हुए दिखाई दिए थे। ये जो काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे सर, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी अप्रैल सीरीज से? देखिए विपुल जी, दो चीजें क्लियरली नजर आ रही है। मिड कैश में हैवी फॉल नजर आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। टैक्स हार्वेस्टिंग जो कहते हैं, कुछ ना कुछ स्टॉक्स आज बिकेंगे जो भी लॉसेस में थे। काफी लोग ये भी एडवाइस कर रहे हैं, इनफैक्ट हमने भी थोड़ा बहुत किया है कि जो भी लॉस में एक बार का बुक करके अगेन वापस अप्रैल में बाई करेंगे, ताकि आपका एक टैक्स प्लानिंग जो है कम आपको भरना पड़े। जो भी आपके अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है, तो जो भी माइनर लॉसेस में शेयर्स होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए कभी कभी लास्ट के दिनों में शेयर्स को बेचते हैं। तो वही चीज आज देखने को जरूर मिल रही है। सेकेंड, लॉन्ग वीकेंड है और ट्रम्प के ओवरऑल अनाउंसमेंट जरूर आएंगे। मुझे लग रहा है 2 तारीख के पहले ही आपको काफी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है यूएस के मार्केट में, क्योंकि यूएस के मार्केट मंडे भी खुले हैं, मंडे हम बंद है। और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 4 दिन ट्रम्प के काफी बयान आ सकते हैं। तो मार्केट थोड़ा नर्वस है उसी वजह से कि क्या कुछ हो सकता है। एक इवेंट जो और एक काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक की जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उनकी भी रिपोर्ट मेरे ख्याल से आज फ्राइडे आज आनी है। तो उसमें क्या निकल के आता है वो भी एक देखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव एक्सपोजर के ऊपर वो क्या कहते हैं। उसके ऊपर बैंक निफ्टी आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो काफी कुछ इवेंट है विपुल जी, काफी मार्केट चुका है। तो मुझे लग रहा है इसलिए थोड़ा ब्रेथर ले रहा है और हो सकता है आने वाले दिन भी कंसोलिडेशन के रहे। और 2 तारीख तक 3 तारीख तक मुझे लग रहा है थोड़ा नर्वसनेस मार्केट में रहेगा। थोड़ी नर्वसनेस बाजार में रहेगी। बहुत सारे लोग हैं सर जो सवाल लगातार कर रहे हैं, आपसे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। महाकाल भक्त जी का एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर कल एफआईडीआईज ने इतनी बाइंग करी फिर भी आज बाजार गिर गया। एफआई इतनी बाइंग कर रहे हैं फिर भी मार्केट 24,000 नहीं पहुंच पा रहा है, क्या वजह मान रहे हैं? तो बहुत बेसिक सवाल है सर, लेकिन ये अच्छी बात है कि बाजार में एफआईएस की खरीदारी लगातार है। और कल सर 5-6 महीने के बाद इतनी बड़ी बाइंग देखी, 11,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग है। आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या इसे एक पॉजिटिव साइन की तौर पर देखा जा सकता है? आप इन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं और इनके प्रश्न का उत्तर क्या है? विपुल जी, मैं लास्ट 3 दिन की एफआईएस की फिगर्स को इतना तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि एफआईएस जो है कैश फ्यूचर आर्बिट्राज भी करते हैं, तो उनके फिगर्स भी आपको कैश में नजर आएंगे। और कुछ ना कुछ आपको इंडेक्स रिलीव हुआ है, वहां पे भी आपको एक फिगर्स आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगा 11,000 करोड़ का जो फिगर था तो प्योर एक्सपायरी प्ले कैश फ्यूचर आर्बिट्राज हो सकता है। काफी कुछ पोजिशंस कवर हुई है, तो उसका भी आपको देखने को मिल सकता है। डीआईएस की बाइंग इसीलिए हो सकती है क्योंकि ओवरऑल मंथ एंड है और आपको थोड़े बहुत एनएवी प्रॉप अप करने के लिए भी मौके मिलते हैं, तो इसी वजह से दोनों में बाइंग देखने को मिली है। तो यूजुअली विपुल जी, मैं लास्ट 3 दिन जो भी एक्सपायरी के होते हैं एफआईएस के फिगर्स को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देता हूं, चाहे वो डेरिवेटिव्स के रहे या कैश के रहे। तो उनमें थोड़ी बहुत भ्रामक स्थिति पैदा हो सकती है कि एफआईएस बाई कर रहे हो, मार्केट ऊपर नहीं चल रहा है, एफआईएस सेल कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है एफआईएस के तो डेफिनेटली उनका जो रुझान है वो पॉजिटिव हुआ है। कैश में भी उन्होंने बाई की है और एफआईआईज ने डेरिवेटिव्स में भी ऑलमोस्ट 15-16% के उनके लॉन्ग्स थे, अब 35% के आसपास आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है एफआईआईज का मूड थोड़ा पॉजिटिव है। पर आज का दिन मैंने ऑलरेडी कहा थोड़ा नर्वसनेस का है। एक और दिन मुझे लग रहा है नर्वसनेस का रह सकता है, 1 तारीख का जो दिन है, 1 या 2 तारीख का। उसके बाद ही आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी।
पर टेक्निकली मुझे लग रहा है विपुल जी 23,300 23,400 जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 23,400 23,300 ब्रीच करेगा देन ही मार्केट में एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विजय कुमार जी के प्रश्न के साथ। और विजय कुमार जी कह रहे हैं कि JSW इंफ्रा लेकर के बैठे हुए हैं सर, और कह रहे हैं 288 पे लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पर जानना चाह रहे हैं सर। अभी के बाज़ार में बहुत शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर ज़रूर हम यहाँ पर आपको देंगे। JSW इंफ्रा अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर करीब 1.5% की गिरावट है, 318 के आसपास चल रहा है। बीते कुछ दिनों में एक मोमेंटम यहाँ पर हमने बनता हुआ देखा था। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? JSW इंफ्रा करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? एक महीने में 25% की रिकवरी है। देखिए विपुल जी, इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 320 330 के आसपास रेजिस्टेंस है। वैसे एक बार हमारी एक शो पे बात हुई थी तब 290 के आसपास का टारगेट था, वो ऑलमोस्ट काफी बड़े मार्जिन से अचीव हो चुका है। 320 330 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। तो प्रॉफिट बुक करके एक बार का निकल जाए, वापस मौका मिल सकता है 300 के नीचे बाई करने का, 290 तक स्टॉक आ सकता है। तो प्रॉफिट इनको अच्छा हो रहा है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफी चल भी चुका है, तो इनके लिए राय यही रहेगी एक बार का प्रॉफिट बुक करें। 300 के नीचे आएगा तो वापस री एंट्री स्टॉक में कर सकते हैं। ठीक है सर। इस बीच अतुल जी का प्रश्न हमारे पास आया हुआ है। अतुल जी को नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। कहाँ से बोल रहे हैं अतुल जी? सर मैं राजकोट गुजरात से बात कर रहा हूँ। राजकोट गुजरात से बोल रहे हैं। सब केम छो सर? सब मजा में? एकदम फर्स्ट क्लास सर। फर्स्ट क्लास, चलिए ऐसे ही फर्स्ट क्लास रहे सर। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास ITC 175 शेयर है, 425 लैंडिंग से। 425, ठीक है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे और ऐड करना है। ये 175 वाला 500 तक ले जाना है। तो अच्छा। अभी ये राइट प्राइस है, क्योंकि आज FMCG और पूरा सेक्टर बढ़ रहा है, ITC में भी उछाल है। तो क्या ये राइट प्राइस है कि अभी मतलब वो जो 400 405 के बीच में चल रहा था तब तक वेट करूं? ठीक है सर, अभी तो फिलहाल नीचे आ गया है। जो है इंट्राडे लो पर ही ट्रेड करता है वो 409 पे। कोई बात नहीं सर, 400 के आसपास लें, अभी लें, इसको लेकर कंफ्यूजन है। 175 शेयर हैं, इसे बढ़ा करके 500 शेयर तक ले जाना चाहते हैं। लेवल समझना चाह रहे हैं कहाँ पर इनको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। पर क्या ये शेयर इतनी खरीदारी लायक है या फिर किसी दूसरे शेयर में इनको एंट्री करनी चाहिए? बेस्ट लेवल इनको बताता हूँ, 370 से 400 के बीच में इनको बाई करना चाहिए। 400 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेजर सपोर्ट 400 के आसपास है, और 370 जो है इसके रिसेंट लोज है, तो वो लोज मुझे लग रहा है होल्ड करने चाहिए। तो फिलहाल वेट करें, 410 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है 370 390 के बीच में एक बार स्टॉक वापस इनको मिल सकता है। क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा नर्वस होगा तो स्टॉक में आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इनको जो क्वांटिटीज 175 से 500 लेके जाना है, टुकड़ों में बाई करें धीरे धीरे 400 और 370 के बीच में, वहां पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन स्टॉक के लिए हो सकता है। सर 370 से 400 का लेवल आपको दिया गया है जिसके बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं, वहाँ पे आप खरीदारी करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। माफ़ कीजिएगा। इस बीच MD नायर साहब हैं जो कि प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे। नायर साहब कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, टाटा टेक्नोलॉजी इन्होंने ले रखे हैं, 1060 पर इनकी खरीद है, और टाटा एलेक्सी भी इन्होंने खरीद रखा है 6900 पे। पहले टाटा टेक पर राय जानना चाहेंगे। 1060 के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर टाटा टेक को लेकर के? अभी देखिए ज़रा, तो 688 के आसपास चल रहा है, 688 689 के आसपास। उस तरह की रिकवरी नहीं रही जैसा कि बाकी हमने देखा कि बाज़ार के अंदर रिकवरी आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इनकी? देखिए विपुल जी, दोनों ही स्टॉक टेक्निकली वीक है, पहले तो ये इनको ध्यान रखना है। और टाटा टेक और टाटा एलेक्सी दोनों अच्छे ग्रुप्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बुरे हैं, पर टेक्निकली वीक है और वीकनेस और बढ़ सकती है। टाटा एलेक्सी में तो मुझे लग रहा है फ्रेश एक ब्रेकडाउन या फिर सेल ऑफ के संकेत आ रहे हैं, और ये स्टॉक मुझे लग रहा है 5000 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर दोनों में ही पिक करना है तो मेरा प्रेफर्ड पिक टाटा टेक्नोलॉजी रहेगा, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। IPO प्राइस में ये ऑलमोस्ट 1300 तक गया था, 1250 1300 तक, वहां से वापस IPO प्राइस के आसपास आया, 500 के आसपास का इनका प्राइस था। तो मुझे लग रहा है अगर टाटा टेक को ये होल्ड करना चाहे तो डेफिनेटली होल्ड करें, स्टॉक अच्छा है। अगर और ऐड भी कर सकते हैं तो ये वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
टाटा एलेक्सी मुझे लग रहा है विपुल जी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। अभी एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफी गिर चुका है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है और थोड़ा पेन टाटा एलेक्सी में रह सकता है। टाटा टेक को अगर ये और ऐड करना चाहे तो और ऐड करके भी चल सकता है। टाटा टेक और ऐड कर सकते हैं, टाटा एलेक्सी में थोड़ा और पेन रह सकता है, ये सलाह आपके लिए है सर। टाटा एलेक्सी से क्या एग्जिट करें, क्या होल्ड करके बने रहे अभी? देखिए अभी काफी इनके बाई प्राइस से नीचे है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी अपने मेजर सपोर्ट 5,000 तक फिसल सकता है। तो इनके बाई प्राइस से ऑलमोस्ट काफी नीचे है, और अभी भी 3-4% का ही नीचे में मुझे लग रहा है गैप दिख रहा है। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है, होल्ड करें 5,000 के नीचे जब तक नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म की वीकनेस की मेरा मतलब ये है कि 3 से 4% और गिर सकता है, पर चूंकि कंपनी अच्छी है और ये स्टॉक माना जाता है हाई बीटा मूव के लिए, कभी भी स्टॉक 5 से 10% चल सकता है। तो वो एक चीज का ध्यान रखें, 5,000 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। चलिए, आपके लिए सलाह है। श्वेता जी का भी सवाल टाटा टेक पे है, तो श्वेता जी आपके लिए भी यही सलाह रहेगी, टाटा टेक को आप एवरेज करना चाहें तो बिल्कुल अभी कर सकती हैं। इस बीच ओमेश्वर नायक जी कह रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर जानना चाह रहे हैं। 500 शेयर के प्राइस पर इन्होंने लिया हुआ है चंबल फर्टिलाइज़र, कह रहे हैं होल्ड करें या अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बीते कुछ दिनों में सर ये यहाँ पे हलचल थोड़ी सी बढ़ी है, अब 500 पे लिया है, 625 का भाव आ गया है, 1-1.25% के आसपास की आज इंट्राडे में मजबूती है। बीते एक महीने में 16-17% की रिकवरी आ गई है, तो एक बार के लिए मुनाफा बुक करके चलें या अभी वेट करना चाहिए? देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें विपुल जी, क्योंकि 4 दिन का लो जो है वो 605-600 के आसपास है। तो अगर वो ब्रीच होंगे तो अगेन ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो जब तक 605 का लेवल ब्रीच नहीं होता स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, एग्जिट के कोई सिग्नल नहीं है। नो डाउट स्टॉक थोड़ा चल चुका है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 650 के आसपास अटक सकता है, वहां पे आएगा तो प्रॉफिट बुक करना है। और नीचे में 605 एक सपोर्ट है, 605 के नीचे जाता है तो पूरी क्वांटिटी को बुक करके निकालिए। ठीक। हमारे एक दर्शक है अंशुल शर्मा जी, और वो कहना चाह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं नमस्ते माय फेवरेट विपुल सर। थैंक यू सर फेवरेट बनाने के लिए अपना। और कह रहे हैं कि हम रेलवे शेयर जैसे कि इरकॉन, IRFC, RVNL और पावर शेयर जैसे SJVN, NHPC खरीद सकते हैं क्या, क्योंकि इन पे ट्रंप टैरिफ का इफेक्ट नहीं होगा। तो इन्होंने एक नया लॉजिक दिया कि सर कि ट्रंप टैरिफ से ये लोग प्रभावित नहीं होंगे, और ये दो ऐसे सेक्टर हैं इस पर जब भी आप आते हैं हम लोग बात करते ही हैं, काफ़ी पोजीशन रिटेलर्स की है। तो इन 4-5 शेयरों पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले रेलवे से शुरू करते हैं सर। क्या करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है? इरकॉन, IRFC, RVNL, इन तीनों के क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? देखिए विपुल जी, ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट जरूर इन पे नहीं होगा, पर ये कंपनी भी बाहर अपने बिजनेस एक्सपांड करने की सोच रही है, तो वहां पे कोई ना कोई दिक्कत कभी भी आ सकती है। तो वो एक हमेशा ओवरहैंग रहता ही है। पर मुझे लग रहा है अगर ओवरऑल सभी स्टॉक्स की बात करें तो IRFC एक बेटर पोजिशन है। ओवरऑल F&O में भी आया है और थोड़ा मोमेंटम दोनों साइड स्टॉक ने दिखा है, टेक्निकली थोड़ा बेटर है। तो IRFC पे नजर रखें, अगर IRFC 120-118 के पास वापस मिलता है तो ये एड ऑन के लेवल रहेंगे। बेस फॉर्मेशन जरूर है, पर ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि स्टॉक यहाँ से तेज भागेगा, पर एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे लेवल से 120 के नीचे मिलते हैं, तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। इरकॉन अगेन ये भी एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, ऊपर में 165 के ऊपर ये निकलता है, तो इसमें भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसको बाय करें 150 के नीचे, अगर 150 के नीचे आता है तो इरकॉन को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जहां तक RVNL की बात है, RVNL भी मुझे लग रहा है वापस एक डिप दिखा सकता है 330-335 तक, तो वो डिप आता है तो वो भी एक एक्यूमुलेशन का ही रहेगा। तो तीनों स्टॉक्स करेक्टेड है और मुझे लग रहा है डिप मिलता है तो ये तीनों स्टॉक्स काफी अच्छा करते हैं। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए सर, जुपिटर वैगन पे आजकल काफ़ी लोग टिप्पणियां करते हैं। एक महीने में 27% के आसपास की रिकवरी रही है, कई सारी खबरें रही हैं जिसके चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, क्या फ्रेश बाइंग के लिहाज से भी, और जो तीनों आपने बताए उनके में जो लोग ऊपर के लेवल पे हैं क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए? फ्रेश बाइंग के लेवल तो आपने बता दिए, पर क्या होल्ड करने की भी सलाह रहेगी रेलवे को लेकर के? अभी देखिए अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये साल मुझे लग रहा है काफी स्पेंडिंग होगी गवर्नमेंट की तरफ से, ऑर्डर्स तो ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम बनेगा जरूर। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, जो भी ये चीज सुन रहा है, जो भी ये कमेंट्री सुन रहा है, रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान रखें। आने वाला क्वार्टर जो अप्रैल में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो पिटाई काफी तेजी से हो सकती है। तो वो एक चीज का एक्सेप्शन है, वो किसी के हाथ में नहीं है। एक्सपेक्टेड अच्छा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, कमेंट्री अच्छी आएगी। रिजल्ट खराब आएगा तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी। और JWL भी मुझे लग रहा है वापस एक करेक्शन 350 के नीचे तक आ सकता है। ये चार्ट थोड़ा बेटर हुआ है, नो डाउट स्टॉक थोड़ा चला है, पर ऊपर की लेवल से देखें तो काफी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है।
तो मुझे लग रहा है 350 के आसपास अगर आता है तो वो एक अच्छा ऐड का लेवल रहेगा JWL के लिए। ठीक है, तो ये सलाह जो है JWL को लेकर के सर ये कह रहे हैं कि अब दूसरा इनका सवाल था, ये पावर शेयरों में, PSUs में, जैसे SJVN, NHPC, NTPC का नाम इन्होंने लिया हुआ है, इनमें से कोई है दम? आज से क्या एक रिपोर्ट आई सर NHPC को लेकर के, और 117 तक के टारगेट वो दे रहे हैं, 1 से 1.5 साल का नज़रिया उनका है। आप कैसे देख रहे हैं इस NHPC को? आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ, इसके साथ SJVN और अगर आप NTPC को भी जोड़ लें तो। विपुल जी, हम काफी दिनों से NHPC की बात कर रहे हैं। 82 का लेवल मैंने हर बार सुझाया, 82 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो मोमेंटम फास्ट बन सकता है। आज 82 के ऊपर निकला भी और ये स्टॉक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 87 तक पहुंचा, 86.94 का हाई है, तो मोमेंटम काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है जब तक 80-82 के ऊपर है मोमेंटम अच्छा बन सकता है, और थोड़ा बहुत पावर स्टॉक्स में मोमेंटम भी मुझे लग रहा है आने वाले दिन में अच्छा रहना चाहिए। तो जिन्होंने भी ले रखा है या जिन्होंने भी फ्रेश लिया है, 80 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। 80 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। पूरा पॉजिटिव यहाँ पर आता हुआ। NTPC SJVN पे अभी होल्ड करें सर, या क्या जी? NTPC डेफिनेटली होल्ड है विपुल जी। आपको याद होगा काफी नीचे से हम रिकमेंड कर रहे थे, 340 के आसपास थे, तो स्टॉक काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चले। SJVN में मेरी अगेन सलाह यही रहेगी, कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट के संकेत अभी नहीं मिले हैं। तो अगर तीनों में पिक करना है तो मुझे लग रहा है NTPC और NHPC थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये राय यहाँ पर आपके लिए अंशुल जी निकल के आती हुई, काफ़ी डिटेल एनालिसिस था, लेकिन आपके मन में अभी भी कोई दुविधा है तो पावर और डिफेंस को लेकर के हमने आज सुबह 10 बजे के हमारे शो में बहुत डिटेल में चर्चा की अमित गोयल जी के साथ। वो सेगमेंट जो है हम दोपहर 2:30 बजे जो है अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर आप जा कर के जो है पावर, डिफेंस, BEML, BDL, BEL, HAL, इसको लेकर के क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, इसके बारे में जान सकते हैं। पावर में भी जो बाकी कंपनियां हैं, इरडा, टाटा पावर, इनको लेकर के क्या सलाह होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे आप जानकारी ले सकते हैं पावर और डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के। दोपहर 2:30 बजे जैसे कार्यक्रम समाप्त होगा उधर हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पर जा कर के देखिए इसको। ये सिर्फ जो है बोनस पर ही आपको मिलेगा। चलिए इस बीच चलते हैं, हमारे साथ हेमंत जी हैं गाजियाबाद से। हेमंत जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं हेमंत जी? गाजियाबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। हेमंत जी क्या सवाल है आपका? एक RBL बैंक है सर, और 213 पे। RBL बैंक 213 पे? तो 1 साल में क्या हो सकता है? 1 साल में, ठीक है सर। अभी अगर हम देखें एक सफायर फूड पे सर, और दिलवाली। चलिए सफायर फूड से थोड़ा बाद में बात करते हैं, जरा RBL बैंक पे पहले बात कर लेते हैं। थोड़ी सी आपको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? यहाँ पर इन्होंने खरीद का भाव इन्होंने 200 के ऊपर का है, अभी 175 के आसपास चल रहा है। होल्ड कर सकते हैं क्या? RBL बैंक पे व्यू आपका किस तरीके का आ रहा है? देखिए विपुल जी, उछाल पे एग्जिट करने की सलाह है पहले तो क्लियरली, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड भी डाउन है और रिजल्ट भी कोई खास अभी तक निकल के आया नहीं है, क्योंकि RBI ने काफी मेजर्स लिए हैं, तो छोटे मोटे सभी बैंक्स NBFC से मोमेंटम बढ़ा है। इस मोमेंटम को यूज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। 185-190 के बीच में मिलता है तो स्टॉक से निकल जाना चाहिए। स्टॉक में वीकनेस है, शॉर्ट टर्म में जरूर ऊपर जा सकता है, इसलिए 185 का टारगेट है। नीचे में स्टॉप लॉस 167 के आसपास जरूर लगा के रखें। 185-190 भी मिलता है तो निकल जाए। स्टॉक में ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव पैटर्न भी नहीं है और रिजल्ट भी इतने कुछ खास नहीं आए, तो उछाल पे एग्जिट की ही सलाह रहेगी। उछाल में एग्जिट की ही सलाह रहेगी, ये सलाह है यहाँ पर RBL बैंक को लेकर के। विजय प्रजापति जी पूछ रहे हैं IRFC को लेकर के, अभी बात की है सर, तो मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। जय पटेल जी NHPC कर रहे हैं, अभी बात की है, जाकर के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देखिएगा, आपको उत्तर मिल गया होगा, या फिर अगर आपने नहीं देखा है दोबारा देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बातचीत की गई है। प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव। कह रहे हैं विपुल जी BSE कल 4650 में लिए थे, अभी 5430 में बेच दिए हैं, तो अच्छी बात है सर, प्रॉफिट मिल रहे हैं। और कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में किस लेवल पर खरीदारी करें, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। विपुल जी मिठाई भेजनी है, नोएडा ऑफिस का एड्रेस क्या रहेगा? अरे आपने बोल दिया, हमने खा लिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुनाफा कमाते रहे, हम लोगों को इसी में खुशी मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक सर ये ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने आज BSE में जो है प्रॉफिट बुक कर लिया है। आप थोड़ी सी टिप्पणी कर दें, क्योंकि ये जो खबर आई
NSE को एक्सपायरी जो है वो फ़िलहाल के लिए जो लागू होनी थी 4 तारीख से, उसे टाल दिया गया है। उसके बाद से मोमेंटम में है आज BSE का शेयर। और हिंदुस्तान जिंक में क्या फ्रेश एंट्री के लिए करंट लेवल सही है क्या? देखिए विपुल जी, दो चीजें हैं जो बीएससी को ड्राइव कर रहा है। एक तो जो सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर आया है वो जरूर ड्राइव कर रहा है, और 30 तारीख को जो कि परसों है, उनका जो बोर्ड मीटिंग होनी है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, तो वो एक बड़ा ट्रिगर बीएससी के लिए बना। बीएससी ऐसा स्टॉक रहा है विपुल जी, चूंकि आप ट्रैक करते हो, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यूस बैन में रहा है पिछले कुछ दिनों से। F&O बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, और वापस धीरे धीरे स्टॉक बाहर निकला है। तो मुझे लग रहा है जैसे F&O बैंक के बाहर निकला, इस स्टॉक ने मोमेंटम बनाया है और वापस अब अपने बुलिश जोन पे आ चुका है। तो बीएससी पे तो क्लियर राय होल्ड की है, फ्रेश खरीदारी ना करे, 15% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक इन्होंने अच्छा स्टॉक चुना है, नो डाउट थोड़ा चल चुका है आज, पर ब्रेकआउट के संकेत क्लियर नजर आ रहे हैं। 450 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर है 10-12 रुपए ब्रेकआउट के, तो डिप पे बाई करें। 455 460 एक अच्छा लेवल है इसको बाई करने के लिए। तो थोड़ा अगर वेट करें, थोड़ा करेक्शन अगर आता है 1-2% नीचे, तो इसको डेफिनेटली होल्ड करें, और फ्रेश बाई करना चाहे तो भी करके चल सकते। ठीक है सर, चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमें जो भेजा गया है जगदीश पाली जी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि टाटा पावर में न्यू बाई करी जा सकती है क्या? टाटा पावर पे पहले भी आपसे काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई थी, और टाटा पावर के साथ साथ थोड़ा सा आज टाटा शेयरों पे थोड़ा सा फोकस रखते हैं। टाटा टेक, टाटा एलएक्सी पे हम बात कर चुके हैं। टाटा पावर पे फ्रेश एंट्री की बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं सर, और साथ ही साथ इसके बाद जरा टाटा मोटर पे भी बात करेंगे। अभी 376 के आसपास चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं सर? 8 रुपये की गिरावट है टाटा पावर में। ठीक है, गिरावट पे बाई करना है विपुल जी। एक अप्रैल एंड तक मुझे लग रहा है पावर स्टॉक्स का मोमेंटम बना रहेगा, गिरावट पे बाइंग आती रहेगी। नो डाउट ये स्टॉक थोड़ा ऊपर से गिरा है आज, और वापस अगर 370-72 के आसपास मिलता है तो एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं। तो टाटा पावर में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद है 340 से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं अपने ही शो पे, तो 340 से स्टॉक 380 तक गया था कल का, तो आज का भी हाई 385 पे ही है। तो मुझे लग रहा है वापस करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। दूसरे टाटा स्टॉक की जहां तक बात है, ट्रेंड पे एक अच्छा मोमेंटम था। ट्रेंड नो डाउट अब डे लो के आसपास आ चुका है, वापस नीचे की तरफ रुझान दिखा रहा है, पर ट्रेंड पे जरूर नजर रखें। ट्रेंड मुझे लग रहा है नीचे से वापस पलट सकता है। सेकंड, टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, एक बड़ी न्यूज का इंपैक्ट मिला है कल, जो भी ऑटो टैरिफ की बात हो रही है, तो उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है। तो मुझे लग रहा है 650 के आसपास अगर वापस टाटा मोटर्स मिलता है तो वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन उस स्टॉक के लिए भी रहे। टाटा कंसल्टेंसी TCS से दूरी बना करके चलें। अभी IT पे सर व्यू आपका नेगेटिव ही है? हाँ विपुल जी, IT पे मेरा क्लियर व्यू नेगेटिव है, और आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों तक हो सकता है नेगेटिव ही रहे। उछाल मिलता है किसी भी वजह से तो एग्जिट करने की ही सोचे। अप्रैल में मेरे ख्याल से जब IT स्टॉक्स के रिजल्ट आएंगे, उनकी कमेंट्री कैसी रहेगी, उसी के आसपास स्टॉक का रुझान देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट का सीजन IT स्टॉक से ही शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है उनकी कमेंट्री जब तक नहीं आती, स्टॉक से दूरी बनाए रखें। मेजर करेक्शन आएगा तो हम कहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, जरूर इस पे हम आगे आने वाले दिन में चर्चा कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए अगर आपकी पोजीशंस है तो थोड़ा उछाल पे एग्जिट की सोचे, और फिलहाल जब तक इनके रिजल्ट्स ना आ जाए, इनकी कमेंट्री कैसी रहती है, जब तक स्टॉक से थोड़ा दूर रहना ही बेटर। ठीक सर। और टाटा स्टील सर 154 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी क्या? देखिए टाटा स्टील अगेन, आपको याद होगा विपुल जी, 157-158 मैंने टारगेट दिए थे, एग्जैक्ट उसी के आसपास स्टॉक गया था। नोडो स्टॉक और ऊपर गया, ऑलमोस्ट 160 के आसपास भी गया है, पर 158 पे प्रॉफिट बुक की सलाह थी, और वहां से स्टॉक गिरा भी है। पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है विपुल जी, इसको एग्जिट नहीं करना है। अगर नीचे में अगर 150 के नीचे वापस मिलता है तो वापस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा स्टॉक को बाई करने के लिए। तो 148-150 के पास मिलता है तो मुझे लग रहा है एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो ये बात टाटा स्टील पे निकल के आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे साथ उपलब्ध हैं, जिनका नाम है जीवन। जीवन जी को नमस्कार। जीवन जी नमस्कार। ओहो, जीवन जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर अगर हो तो ले आइए, या फिर बता दीजिए जीवन जी से संपर्क हमारा जो है। चलिए इस बीच जीवन जी का प्रश्न ले लेते हैं। जीवन जी ने जो हमें प्रश्न भेजा है, वो प्रश्न भेजा गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के। 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, एवरेज करें क्या? सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र
फंडामेंटली कोई ज़्यादा विशेष जो है दिक्कत यहाँ पर नहीं है, लेकिन तमाम मिड कैप पीएसयूज़ में अभी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही। 46 के आसपास चल रहा है और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है 65 पे। इनकी ख़रीद से काफ़ी दूरी है। अभी आज आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के? सुबह से तेज़ी थी, अब इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। तो देखिए विपुल जी, स्टॉक वन ऑफ माय फेवरेट रहा है। स्टॉक ने अच्छा भी किया है, करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एवरेजिंग करने से बेटर है एक लेवल का जरूर ध्यान रखें, 49 के ऊपर ये निकलता है तो मुझे लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है, क्योंकि 49 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंट हाई भी उसी के आसपास है और मार्च के हाईज भी 48-49 के आसपास ही है। तो 49 के ऊपर निकलता है तो एवरेज करें। एवरेज में ऊपर की सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम बनेगा तो काफी फास्ट बन सकता है। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एवरेजिंग की सलाह नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, आपका कैपिटल अटक सकता है। 49 के ऊपर निकलता है तो इसको एवरेज और भी ऐड करके चल सकता है। ठीक है सर, और इस बीच जो है अगला प्रश्न जो हमें आया है वो सेजल राउत जी कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने ले रखा है सर 254 के भाव पर। कह रहे हैं क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, एवरेज कर सकते हैं क्या? तो बैंकों को लेकर के काफ़ी प्रश्न जो है वो यहाँ पर लोगों के आ रहे हैं। अभी क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी सर इन लेवल्स के आसपास? तो मुझे एवरेजिंग का लेवल अब चला गया है 210 तक भी स्टॉक आया था और वापस मेरे ख्याल से 190 तक गया था, 210 के उस पर इसका ब्रेकआउट हुआ था तो वापस मुझे लग रहा है 220 के नीचे स्टॉक मिल सकता है। 210-220 कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बैंक है और ओवरऑल ट्रेंड भी स्टॉक का पॉजिटिव है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, टेक्निकली भी ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रहा है। तो डिप पे एवरेज करें 220 के नीचे मिलता है तो और ऐड करके चल सकते हैं। थोड़ा स्टॉक ने काफी नीचे के लेवल्स दिखाए थे, 210 के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ था, वो एक अच्छा लेवल था एवरेज करने के लिए। और एक विपुल जी एक चीज सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जब भी आप एवरेजिंग करें तो एवरेजिंग ऐसा ना सोचे कि आपको एक अच्छा प्राइस मिल रहा है इसलिए एवरेज करें। जब स्टॉक गिरना बंद कर दे और थोड़ा बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर वापस निकलता है तभी एवरेज करना चाहिए, ताकि जब मोमेंटम आता है स्टॉक में तो आपका एवरेजिंग प्राइस जल्दी ऊपर आए और जल्दी आपको स्टॉक से निकलने की या फिर अच्छे प्राइस आने की मौका मिले। तो इसलिए मेरे को हमेशा हम यही सलाह देते हैं, जब भी स्टॉक गिरता है तो जब तक वो स्टॉक स्टेबल होकर थोड़ा ऊपर ना आ जाए वापस, जब तक स्टॉक की एवरेजिंग की सलाह नहीं रहती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम ही सलाह है, 210-220 के बीच में मिलता है तो इसको भी एवरेज करके चल सकते जी। इस बीच जो है अगले सर बंधन बैंक को लेकर के सवाल है। तो बैंकों पे सवालों की जो झड़ी है वो लगातार देखने को मिल रही है। बीओबी के बाद बंधन बैंक पे ये प्रश्न पूछा गया है हमारे एक दर्शक की तरफ से, जानना चाह रहे हैं क्या अभी करंट लेवल पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक और दर्शक हैं जो कि बंधन बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी सर अभी बंधन बैंक को लेकर के? देखिए दो तरीके के ट्रेड कर सकते हैं विपुल जी, क्योंकि इसका चार्ट मेरा क्लियरली ड्रॉन है। 152 के ऊपर निकलता है तो या तो ब्रेकआउट पे बाय करे, ऑलमोस्ट 6 रुपए दूर है तो वो एक दिक्कत हमेशा रहेगी, या फिर ये स्टॉक अगर वापस 140-142 तक आ जाता है जिसके सपोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे नीचे में बाय ऑन डिप्स की सलाह रह सकती है कि अभी एकदम नो ट्रेड जोन में है। दोनों ही लेवल्स के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है 142 और 152। तो दो तरीके के ट्रेड ले, या तो डिप आ जाता है 142 तक तो वहां पे बाय करे, अगर डिप के पहले ब्रेकआउट आ जाता है 150 के ऊपर या 152 के ऊपर तो वहां पे भी ट्रेड लेके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में जा रहा है, 142 के आसपास मिलता है तो वहां पे भी ऐड करके चल सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई बैंकों को लेकर के। इस बीच हमारे साथ श्याम केसरी जी हैं, झारखंड से हैं। श्याम केसरी जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं श्याम जी? हाँ सर अच्छे हैं सर। सर चलिए। हमारा एनएमएन एमएनएम ले रखा है, लेना चाह रहे हैं? जी नहीं ले रखा है सर। किस भाव पे लिया हुआ है सर आपने? 2688। 2688। चलिए बिल्कुल ब्रेक इवन पर ही बैठे हुए हैं आप तो। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर साल 6 महीना होल्ड कर सकते हैं सर। साल 6 महीने होल्ड कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर साल 6 महीने के आप होल्ड कर सकते हैं। कल और आज में थोड़ा दबाव रहा है, आज भी 2.5% टूटा हुआ है एमएनएम का शेयर। ऑटो में थोड़ा कल से रिवर्स गियर चल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी? 2688 पर लिए हुए हैं, 2661 का भाव, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बड़ी न्यूज है जो इम्पैक्ट कर रही है। एक तो इनका जो BYD की जो न्यूज आई है कि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट अब साउथ इंडिया में कर सकते हैं, तो वो एक न्यूज का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है।
शॉर्ट टर्म में जरूर ये स्टॉक नीचे जा सकता है, हो सकता है 2600 या 2580 तक भी जाता हुआ नजर आए। पर चूंकि स्टॉक काफी चला है और थोड़ा साइडवेज अभी नजर आ रहा है, तो फिलहाल होल्ड करें। अगर नीचे में 2550 2500 के आसपास आ जाता है किसी भी वजह से, अगर और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, दिक्कत एक ही है, स्टॉक थोड़ा चल चुका है इसलिए कंसोलिडेट कर सकता है। 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 1 साल का वेट है, अभी वेट करके चलें। ये सलाह आपके लिए जो है चल रही है इस समय। टिप्पणी का जो है अगला दर्शक का सवाल इरिडा को लेकर के प्रमोद राजपूत जी हैं, जो कि 176 पे लेकर के बैठे हैं। 2000 शेयर कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं। अब जो है 165 166 के आसपास इरिडा जो है अभी ट्रेड करता हुआ, 162 इनफैक्ट इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। आज का इंट्राडे हाई 166 167 के आसपास का था। सर इरिडा 176 पे लिया हुआ है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? देखिए, पहले तो टारगेट तो जरूर इनको लगाना चाहिए, पर स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। 157 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चार्ट थोड़ा मजबूत हुआ, 160 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया था वापस, अब वापस उसी के आसपास आ चुका है। तो वो एक 160 का लेवल मुझे लग रहा है ये स्टॉक मेंटेन करेगा। 157 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। टारगेट 180 के ही रहेंगे, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। उनकी बाई प्राइस भी उसी के आसपास है। तो 157 का स्टॉप लॉस लगाएं और 180 का टारगेट रखें। ये 2 लेवल्स पे जरूर ध्यान रख के चल सकते हैं। चलिए, इन 2 लेवल्स पे आपको ध्यान रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, जिन्होंने कि प्रश्न हमें भेजा है। और ये प्रश्न हमको भेजा गया है, हमारे एक दर्शक हैं मोहित जी की तरफ से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे सर काफ़ी टिप्पणियाँ आ रही हैं, एंट्री के लिए बाद में क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी अभी फ़िलहाल के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? इसके IPO पे कभी काफ़ी चर्चा हुई थी हमारी आपकी। बिल्कुल जी, मुझे एग्जैक्टली याद है 116 के आसपास भी हमने कहा था कि ये स्टॉक अपना बॉटम बना सकता है, और 124 के आसपास अभी आ चुका है। तो 115 124 120 इसका अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। जब तक वो होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे स्टॉक लग रहा है धीरे धीरे 140 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बजाज हाउसिंग पर बाय ऑन डिप्स की सलाह है, 115 का स्टॉप लॉस लगाए। 120-22 के आसपास भी मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। 140 तक मुझे लग रहा है ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है, और ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक का पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, धीरे धीरे जो है ट्रेंड जो है वो स्टॉक्स का पॉजिटिव होना चाहिए। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। गुंजन जी का प्रश्न है कि रेणुका शुगर को लेकर के 58 पे लेकर के बैठी हुई हैं रेणुका शुगर में बीच में सर काफ़ी मिठास थोड़ी सी घुलती हुई दिखाई दी थी। अभी क्या सलाह आपकी रहेगी, क्योंकि इनकी खरीद से तो काफ़ी ज़्यादा दूरी है? क्या लॉस बुक कर लें एक बार या वेट करें? 58 पे लिया हुआ है, 28 का भाव है। अब इनके भाव तक पहुंचने के लिए डबल होना पड़ेगा, डबल से ज़्यादा होना पड़ेगा शेयर को। देखिए, वैसे स्टॉक में ऐसा तो कोई रुझान है नहीं कि यहाँ से स्टॉक या तो डबल हो जाए या कोई मोमेंटम दिखाए। पर एक चीज क्लियर है, 25 रुपए या 26 रुपए के नीचे स्टॉक जाएगा तो ये स्टॉक आपको इजीली 20 रुपए के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड काफी डाउन है। और 25 रुपए का एक मजबूत सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए बना हुआ है। तो जितना भी कैपिटल अगर है उनको उसको प्रोटेक्ट करें, 25 रुपए का फाइनल स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर मैक्स टू मैक्स अगर मोमेंटम बनता है तो हो सकता है 32-34 के बीच में स्टॉक जाए, वहां पे हो सकते हैं स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें। नीचे में एक फाइनल स्टॉप लॉस 25 रुपए का जरूर लगाते हैं। ठीक है सर, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है वो हमें भेजी गई है अर्पो तरफदार साहब की तरफ से। कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज़, वेस्ट फार्मा शेयर फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। सर एक चीज़ बताइए, जैसे अब IT के बारे में बातचीत हो रही है ऑटो को लेकर के, इसलिए उतना बड़ा डर नहीं लग रहा है कि ठीक है ऑटो का एक्सपोजर उतना ज़्यादा US में नहीं है। लेकिन जैसे इनका सवाल है बेस्ट फार्मा को लेकर के, अभी जिस तरीके से US में घोषणाएं हो रही हैं और रेसिप्रोकल टैक्स की बात हो रही है, ऐसे में फार्मा को लेकर के थोड़ा मतलब कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए या क्या आपकी सलाह रहेगी, क्योंकि US में काफ़ी एक्सपोजर भारत का है? देखिए विपुल जी, मेरे को नहीं लग रहा है फार्मा पे कोई ज्यादा नेगेटिव कमेंट ट्रम्प करेंगे। जो मेरी पर्सनल आप कह सकते हैं हमारा व्यू यही है कि फार्मा थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। ट्रम्प के थोड़े इफेक्ट उस पर कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर ऑलरेडी मेरे को लग रहा है वहाँ पे काफी महंगा है, और वो लोग अपना कोई API या फिर अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करते तो है नहीं। सब जो भी जाता है वो भी इंडिया से ही जाता है, और इंडिया या चाइना, इंडिया से मेजर उनके फार्मा प्रोडक्ट जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बायोन डिप्स वाले कैंडिडेट्स रहेंगे। खास करके मुझे लग रहा है DV स्लैब हो गया, सन फार्मा, सिप्ला, ये 2-3 स्टॉक मुझे लग रहा है डिप पे जरूर बाई करने चाहिए।
समय पर कुछ कुछ समय पे डेफिनेटली नेगेटिव कमेंट्स से ऐसे स्टॉक गिर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कोई बड़ा इम्पैक्ट इसके लिए देखने को नहीं मिलेगा। और कोई नेगेटिविटी भी मुझे लग रहा है एक्सेप्ट आईटी, कोई दूसरे नेगेटिविटी यूएस के तरफ से मुझे लग रहा है आनी नहीं चाहिए। तो सन फार्मा, सिप्ला, इवन आप कह सकते हैं डेविस लैब, ये 3 स्टॉक्स को डिप पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपो जी आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जो मौजूद हैं, अर्पिता जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते विपुल जी, मैं आपका बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे थैंक यू मैम। मतलब मानी नाइन में भी बहुत आपको देखते थे, फिर बाद में नहीं मिल रहा था, हमने मतलब बहुत रिसर्च करने के बाद इधर जाके मिला। अरे ढूंढ के थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और आप इतने मतलब पसंद करती हैं प्रोग्राम को, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप जैसे दर्शक ही हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को इतना सफल बना रहे हैं। थैंक यू मैम, दिल से धन्यवाद। क्या करती है मैम? इधर से मैंने बहुत प्रॉफिट बनाया। नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ मत कहिए मैम, होम मेकर कहिए, होम मेकर कहिए। होम मेकर हाँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो घर बना रही हैं। और अरुण जी, हम सभी लोग जो है इसी वजह से इतनी बेहतर तरीके से कामकाज कर पा रहे हैं निश्चिंता के साथ, क्योंकि आप लोग पीछे से खड़े रहते हैं। तो थैंक यू, आप अपने घर को संभालिए बहुत अच्छे से। और ये अच्छा काम कर रहे हैं कि आप बाजार में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से लगी हुई हैं। आज आपका प्रश्न क्या है मैम? मेरा तो कोटक बैंक का ना 37 शेयर है 1745 पर। 1700 तो अभी उसको होल्ड, हाँ 1745 45। अच्छा, पहले तो मैम मुबारक हो, अच्छे प्रॉफिट में आप यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, है ना। 1700 पे लिया था, 2169-70 का भाव चल रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं मैम आप? मैं तो होल्ड कर सकती हूँ, पर ये मतलब अभी प्रॉफिट बुक करूँ या फिर होल्ड करूँ, शायद से थोड़ा राय जानना था मुझे। ठीक है, बिल्कुल मैम। जो है अभी जो है हमने देखा कि हाल में एक खबर भी आई थी मैम, यहाँ पर सीटीओ की अपॉइंटमेंट को लेकर के भवनीश लाठिया जी का अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद से शेयर जो है 41 महीनों के उच्चतम स्तर पर भी पहुँचता हुआ दिखाई दिया था। सर, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये भी अच्छे प्रॉफिट में है। कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए ये आपसे समझना चाह रही हैं, क्या सलाह देंगे इनको? 1 महीने में 14% चल चुका है शेयर। देखिए विपुल जी, अगर एग्जिट की बात करें, अगर एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 2220 से 2280 ये एक रेजिस्टेंस है, तो उसी के बीच में एक बार का ये प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अभी भी 4-5% के और से ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 2220 2280 इसी के बीच में मुझे लगा स्टॉक रुकेगा और वहां से करेक्शन भी दे सकता है। चूंकि ये डीप इन द मनी है तो वो एक दिक्कत इनको नहीं है। और नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2100 रुपए के आसपास जरूर लगा के रखें। 2100 एक स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक में बन चुका है, तो वो एक स्टॉप लॉस लगा है। 2220 2280 एक 60 रुपए की रेंज है, इसके बीच में प्रॉफिट बुक करके एक बार का स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि काफी चल चुका है। कभी भी करेक्शन स्टॉक में एक बार देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के लेवल्स पे एग्जिट करें और 2100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी, चले, ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। और इस बीच हमारे दर्शक एक शुभम पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं कि आरवीएनएल पे राय दिए। शुभम जी, आप जो है थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं, रेलवे पे बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, तो अगर अभी समय मिले तो जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सुन लीजिएगा, या फिर शाम को 8 बजे जो है हम पूरा एक 25-30 मिनट का 40 मिनट का एक सेगमेंट पूरा अपलोड करते हैं। उसमें आपको डिटेल में सारे रेलवे स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब अविनाश जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आज मेरे 2 सवाल लीजिए सर। अच्छा ठीक है सर, बताइए सर क्या प्रश्न है। क्योंकि सर एक मेरे पास है ना पेनी स्टॉक है, आशापुरी गोल्ड। फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो नीचे जा रहा है। जरा टेक्निकल देख के बता सकते हैं सर उसमें क्या हो सकता है? क्या नाम बताया सर आपने? आशापुरी गोल्ड। आशापुरी गोल्ड, चलिए मैं ढूंढता हूँ। ठीक है सर। और ये हाँ, दूसरा सवाल है, आशापुरी गोल्ड किस रेट पे लिया है आपने? मैंने लिया था 7 रुपए पे लिया है सर। 7 रुपए पे लिया है। ये फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं आपने कहा, आपने कहाँ से सुना सर? क्योंकि रिजल्ट वगैरह उसके बढ़िया आते हैं सर, हमेशा रिजल्ट वगैरह। हाँ, नतीजे जो है लास्ट क्वार्टर में जो आए थे वो ठीक रहे थे, और कंपनी को जो है 10% के आसपास का मुनाफा बढ़ा था। चलिए ठीक है। दूसरी कंपनी कौन सी बताई आपने? दूसरी है KNR कंस्ट्रक्शन।
KNR कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हाँ, वो मैंने ले ली थी 340 रुपए पे, 700 शेयर है मेरे पास। 340 रुपए पे, जहाँ पर भी 110 रुपए का नुकसान हो रहा है आपको। चलिए दोनों पे राय लेते हैं फटाफट। सर पहले तो आशापुरी के ऊपर आपकी टिप्पणी, अगर आप ट्रैक करते हो तो, अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स जो है कई बार रडार पे नहीं रहते हैं, मुझे भी नहीं पता था। आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी सर? टाइटन से हालांकि इनको एक बड़ा ऑर्डर बीच में मिला था 2-4 महीने पहले, उसके बाद से काफ़ी चर्चा इस पर दिखने को मिली थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, ओवरऑल स्टॉक अगर देखें टेक्निकली तो कोई बुलिश रुझान तो है नहीं। 6 रुपए का आसपास चल रहा है, ब्रेकडाउन भी हो चुका है। मेजर सपोर्ट अगर क्योंकि इनको टेक्निकल्स के लिए थोड़ा वो पूछ रहे थे, तो 5.5 रुपए से 5 रुपए के आसपास एक छोटा सपोर्ट है। इनके शेयर होल्डिंग जस्ट मैं देख रहा था, क्योंकि मैं कभी स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, पर शेयर होल्डिंग्स में अगर आप देखें तो शेयर होल्डर्स काफी बढ़ चुके हैं स्टॉक में। अगर आप रिसेंटली शेयर होल्डर्स का पैटर्न देखते हैं तो 51-52% के आसपास की शेयर्स पब्लिक में है, और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर ये डेटा सही है तो 48-49% के आसपास नजर आ रही है। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी घटी है, या फिर आप कह सकते हैं जून के बाद थोड़ी घटना शुरू हुई है, और पब्लिक के पास शेयर्स काफी आ चुके हैं, और FIS की तो ऑलमोस्ट पोजीशन 0 ही नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी पॉजिटिविटी स्टॉक में है। और जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 5 रुपए के नीचे जाएगा तो कोई मुझे लग रहा है गिरावट बढ़ सकती है। वैसे भी कुछ ज्यादा कोई स्टॉक में प्राइस में कोई एक्सचेंज तो है नहीं, पर 5 रुपए के नीचे जाएगा तो और वीकनेस स्टॉक में बढ़ेगी। तो पता नहीं इनको अगर ये डीपली ट्रैक करते हैं स्टॉक को, क्योंकि मैं तो इसको डीपली ट्रैक नहीं करता हूँ, पर अगर टेक्निकली देखें तो 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस इनको जरूर लगाना चाहिए।